अपन जो 11th क्लास की बायोलॉजी में, बेसिक बायोलॉजी के बाद में हम चैप्टर स्टार्ट कर देते। एनसीईआरटी में जो बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर दे रखा है जीवित जगत या जीव जगत, लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड, हमने क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। तो लिविंग वर्ल्ड में हमने जो जीवन होता है उसके बारे में पढ़ा। तो जीवन में होने वाले जो 5 लक्षण थे उनके बारे में हमने पढ़ रहे थे। उनमें हमने वृद्धि और जनन के बारे में पढ़ लिया था। तो आज का उसके बाद में जो उसके तीसरा जो लक्षण था उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो लक्षण कौन कौन से थे? फर्स्ट था वृद्धि, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। दूसरा जनन, जनन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और थर्ड लक्षण कौन सा था? उपापचय। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा उपापचय के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी उपापचय क्या होता है इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो थर्ड लक्षण कौन सा था इसका, जो जीवित जीव थे उनका? उपापचय। सबसे पहली बात करते हैं कि उपापचय होता क्या है। उपापचय क्या होता है कि कोई शरीर में होने वाली जो भी कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, अपने शरीर में कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। वजह शरीर में न होकर किस में होती है? ये सारी की सारी रासायनिक अभिक्रिया कोशिका के अंदर संपन्न होती है, क्योंकि कोशिका ही क्या बनती है? कंप्लीट एक जो जीव होता है उस पूरे शरीर का निर्माण करता है। यानी कि जीवों में होने वाली विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का जो समूह है, सारी जो रासायनिक अभिक्रिया होंगी उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का जो समूह है, ग्रुप है, सारी जितनी भी अभिक्रियाएं हो रही है रासायनिक अभिक्रिया, उनको एक साथ जोड़ दिया जाए, उनको हम क्या कहते हैं? उपापचयन कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उपापचय कहते हैं। उपापचय कहते हैं। उपापचय कहेंगे, ये ध्यान रखना, उपापचय प्रक्रिया होती है वो सिर्फ सजीवों द्वारा ही प्रदर्शित की जाती है। सजीवों द्वारा, केवल किसके द्वारा? सजीवों द्वारा, सजीवों द्वारा प्रदर्शित, सजीवों द्वारा ही प्रदर्शित की जाएगी, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो चाहे बहुकोशिकीय जीव हो। कौन हो? चाहे एक कोशिकीय जीव हो, एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय जीव हो, बहुकोशिकीय। ठीक है, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो सारे के सारे क्या करेगा? उपापचयन की प्रक्रिया प्रदर्शित करेगा, क्योंकि उपापचय की जो प्रक्रिया है वो किसमें होती है? कोशिका के अंदर संपन्न होती है। तो एक कोशिकीय जीवों का शरीर तो एक कोशिका से मिलकर बना ही होता है, इसलिए ये क्या करेंगे? सारे के सारे उपापचय प्रक्रिया प्रदर्शित करेंगे। उपापचय जो प्रक्रिया है वो निर्जीवों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती, सिर्फ किनके द्वारा? सजीवों द्वारा, निर्जीवों द्वारा प्रदर्शित नहीं। मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन है वो निर्जीवों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती, नहीं होती है। जो उपापचयन की जो प्रक्रिया है वो 2 प्रकार की संपन्न होती है। उपापचयन की जो प्रक्रिया है इसकी इधर ही बता देता हूँ। उपापचय की जो प्रक्रिया है वो 2 प्रकार से संपन्न होती है, 2 प्रकार से संपन्न होगी। एक तो संरचनात्मक हो जाएगी और एक विघटनात्मक हो जाएगी। एक तो संश्लेषणात्मक हो जाएगी या संरचनात्मक हो जाएगी। संश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक एनाबोलिज्म, और एक हो जाएगी कैटाबोलिज्म। एक तो एनाबोलिज्म होती है और एक ये तो हो जाएगी एनाबोलिज्म, ये कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म यानी कोई भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनमें पदार्थों का निर्माण भी होगा और पदार्थ टूटेंगे। तो संश्लेषणात्मक का मतलब संश्लेषण होना, बनना हो जाएगा। तो इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसका पदार्थ का, नए पदार्थ। एनाबोलिज्म जो मेटाबॉलिज्म होती है उसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे A + B आपस में मिलकर C क्या बना लिया? एक
नया ही पदार्थ बना लिया। और विघटनात्मक मतलब टूटेगा। यहाँ पर क्या होगा कि जो बना पदार्थ है वो क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। बना पदार्थ ही क्या हो जाएगा, बना पदार्थ ही अपघटित हो जाएगा। बना पदार्थ क्या हो जाएगा, अपघटित। जैसे डी कोई पदार्थ था वो ई और एफ में कन्वर्ट हो गया। डी कोई पदार्थ था ई और एफ में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, टूट गया। ठीक है। जो संश्लेषणात्मक जो मेटाबॉलिज्म होती है, एनाबॉलिज्म जो मेटाबॉलिज्म हो गई, उसके लिए हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस जो पेड़ पौधे प्रदर्शित करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वो प्रक्रिया कौन सी होती है, संश्लेषणात्मक होती है, यानी एनाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म होती है, एनाबॉलिज्म होती है। इसमें क्या होगा कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा क्या बनाएंगे, भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधों को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लस जल की आवश्यकता होती है H2O, और क्या चाहिए H न्यू, फोटोन। फोटोन का मतलब प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, और क्या चाहिए, क्लोरोफिल वर्णक चाहिए, क्लोरोप्लास्ट चाहिए। हरे हरे कलर का जो पत्तियों का, पेड़ की पत्तियों का जो कलर होता है, लीफ का जो कलर होता है, पर्ण का जो कलर होता है, वो क्लोरोफिल वर्णक के कारण ही होता है, क्योंकि ये हरे रंग का होता है। अगर ये चारों पदार्थ मिल जाते हैं, चारों किससे मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों द्वारा। रंध्र क्या होते हैं, पत्ती की अधिचरण पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रंध्र। रंध्र द्वारा वातावरण से क्या ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेंगे, और मिट्टी के अंदर जो जल मौजूद है, केसी का जल होता है, उसको जल को अवशोषित कौन कर लेंगे, जड़ों द्वारा, पेड़ पौधे अवशोषण कर लेंगे। जो फोटोन है, फोटोन किसके द्वारा प्राप्त कर लेंगे, सूर्य के द्वारा। और क्लोरोफिल वर्णक पत्ती में मौजूद होता है, पर्ण में मौजूद होता है। ये सब मिलने के बाद में किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन का निर्माण होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 6 लगाएंगे, यहाँ पर 12, यहाँ पर 6 प्लस 6H2O। यहाँ पर 12 जल के अणु काम में 12 जल के अणु भाग लेते हैं, उनमें 6 अणु काम में आ जाते हैं, बाकी 6 बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। ये सब प्रक्रिया हम जब प्रकाश संश्लेषण जब पढ़ेंगे टॉपिक, तो उसमें अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि नए पदार्थ का निर्माण यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लूकोज हो रहा है। संश्लेषणात्मक मतलब हो गया बनने वाला, एनाबॉलिज्म। तो यहाँ पर एक नए पदार्थ का निर्माण कौन सा हो गया, ग्लूकोज हो गया। दूसरी तरफ बात करें कैटाबॉलिज्म की, तो कैटाबॉलिज्म क्या होगा, बना पदार्थ क्या होगा, अपघटित होगा। अपघटित होने के लिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका श्वसन। जो जानवरों में श्वसन की प्रक्रिया जो करते हैं, एनिमल्स में जो श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, वह कौन सी प्रक्रिया होती है, विघटनात्मक उपापचय प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो पदार्थ हम लेते हैं वो क्या हो जाता है, अपघटित हो जाएगा। अब जहाँ पर ये आपको जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिख रही है, बस इसका क्या करना है, उल्टा करना है। उल्टा जब लिख देंगे, अपोजिट अगर इसका लिखेंगे, तो वह कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी, श्वसन की प्रक्रिया हो जाएगी। श्वसन की प्रक्रिया मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। क्या करेंगे, हम ग्लूकोज लेते हैं C6H12O6 प्लस क्या लेंगे, श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद में इसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, प्लस जल का निर्माण होता है, प्लस ऊर्जा बाहर निकलती है। और ऊर्जा किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में ग्रहण करते हैं, एटीपी के रूप में ग्रहण करते हैं। एटीपी क्या होती है, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेंगे, नहीं यहाँ 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6 करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि श्वसन की प्रक्रिया में जो यहाँ पर हम ग्लूकोज को ग्रहण करें, ये अपघटित हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। और अपने को जो शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, वो किससे प्राप्त होती है, श्वसन के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो उपापचय की प्रक्रिया है वो 2 प्रकार की है, संश्लेषणात्मक और विघटनात्मक। संश्लेषणात्मक में नए पदार्थ बनता है, एग्जाम्पल के तौर पे प्रकाश संश्लेषण बता देंगे।
और विघटनात्मक में बना पदार्थ अपघटित हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप श्वसन बता देंगे, श्वसन की प्रक्रिया और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मैंने बताई। तो यहाँ पर जो उपापचय है, उपापचय की जो प्रक्रिया है सिर्फ सजीवों द्वारा ही प्रदर्शित की जाएगी। उपापचय क्या होता है कि शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं को जो भी हो रही है उन सारों के सभी को एक साथ हम क्या कह देंगे, उपापचयन कह देंगे। चाहे सजीव कोई सा भी हो, एक कोशिकीय हो, बहुकोशिकीय हो, कोई भी हो, वो सारे के सारे क्या करेंगे, उपापचय प्रदर्शित करेंगे। निर्जीवों के द्वारा हम क्या नहीं कर सकते, निर्जीव ये जो उपापचय की प्रक्रिया है वो प्रदर्शित नहीं कर सकती। इसलिए हम कह सकते हैं कि उपापचय क्या होता है कि जो जीव होते हैं, सजीव होते हैं, उनका परिभाषित लक्षण होता है या निर्धारक लक्षण होता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि उपापचय क्या होता है, परिभाषित या निर्धारक लक्षण होता है। परिभाषित का मतलब हम एक इस लक्षण के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, सजीव की परिभाषा दे सकते हैं कि जो उपापचय की प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं वो सजीव होते हैं, जो उपापचय की प्रक्रिया प्रदर्शित नहीं करते वो क्या नहीं होते, निर्जीव, सजीव नहीं होते, वो क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। इसलिए ये क्या होता है, परिभाषित लक्षण होता है। अब इनमें जो शरीर में होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाएं हैं, आधुनिक समय में इनके बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। इसलिए हम अलग अलग जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको हम प्रयोगशाला में भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन वो जीवित जीवों में न होकर क्या कहाँ पर हो रही है, आर्टिफिशियल रूप से कहाँ पर करवा रहे हैं, लैब में करवा रहे हैं। ठीक है, तो उपापचय की प्रक्रिया और ये जो उपापचय है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम जो जीवों का नेक्स्ट जो लक्षण है वो पढ़ते हैं। एक बार इसको नोट करो, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। फिर नोट करने के बाद में जो नेक्स्ट फोर्थ इसका जो लक्षण है सजीवों का वो हम पढ़ते हैं, कोशिकीय संगठन। फोर्थ इसका जो लक्षण है सजीवों का वो हम पढ़ते हैं। फोर्थ कौन सा है, कोशिकीय संगठन। वृद्धि, जनन और उपापचय कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं अब कोशिकीय संगठन। फोर्थ है कोशिकीय संगठन। प्रत्येक जीव होगा, चाहे कोई जीव हो, प्रत्येक जीव होता है वो कोशिका से मिलकर ही बना होता है। या कोशिका की बात करें कि कोशिका की परिभाषा, पहली बात तो लिख दें कि सभी सजीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। सभी सजीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। परिभाषा की बात करें कि कोशिका किसे कहते हैं, कि किसी भी सजीव की या जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। वो क्या होती है, संरचनात्मक, क्रियात्मक और मूलभूत इकाई क्या होती है, कोशिका कहलाती है। सजीव की मूलभूत, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका कहलाती है। ठीक है, मूलभूत का मतलब कि कोई भी जीव होगा, अगर उसमें कोशिका नहीं है तो वो सजीव नहीं है। यानी कि किसी भी सजीव का निर्माण करने के लिए कोशिका तो आवश्यक होती है। ये बात मैंने बेसिक ऑफ बायोलॉजी पढ़ाई उस समय बताई थी। प्रत्येक जीव होगा उसका शरीर कोशिका से मिलकर बना होगा। अगर उसका शरीर कोशिका से मिलकर नहीं बना तो एक जीव का निर्माण नहीं हो सकता। यानी किसी भी सजीव का निर्माण करने के लिए कोशिका का होना तो कंपलसरी है, यानी कोशिका होना जरूरी होती है। संरचनात्मक यानी कि कोई भी सजीव होगा उसकी संरचना बनाने के लिए, उसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कोशिका की आवश्यकता होती है। यानी रचना करने के लिए, यानी किसी भी जीव का निर्माण करने के लिए कोशिका आवश्यक है। क्रियात्मक या कार्यात्मक यानी कि शरीर में जो अभी मैंने बताया, जो इससे पहले जो लक्षण पढ़ाया उपापचय, उपापचय की जो प्रक्रिया है, यानी कि उपापचय क्रिया मतलब रासायनिक जो क्रियाएं हैं वो सारी की सारी कहाँ संपन्न होती है,
कोशिका के अंदर ही संपन्न होती है। इसलिए कोशिका सजीव की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी सजीव होगा उसके निर्माण के लिए कोशिका तो आवश्यक होती है। यानी सभी सजीवों का शरीर किससे, कोशिका से मिलकर ही बना होगा। चाहे वो एक कोश, अगर मान लो कोई किसी जीव का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है, किसी सजीव का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है, उसे तो हम कहेंगे एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय मतलब ये अपना एक कोशिका के द्वारा ही स्वतंत्र जीवन यापन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु हो गए। हम जब ये सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल से हम इसको पढ़ लेंगे। तो जो जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है वो एक कोशिकीय होते हैं। ये अपने इस कोशिका के अंदर ही, एक कोशिका के अंदर ही जो होने वाली, शरीर में होने वाली जो भी क्रियाएं हैं, जैसे उपापचयन हो गया, वृद्धि हो गया, जनन हो गया, वो सभी क्रियाएं कर लेती है। यानी ये भी क्या होती है, एक सजीव होते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सजीव होते हैं। और कुछ का शरीर क्या होता है, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वो क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय। जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, जानवर हो गए, सारे प्लांट्स जो दिख रहे हैं आपको, जिसको नगन आंखों से हम देख सकते हैं, जो सजीव है वो क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। यानी ये सारे के सारे जो एक कोशिकीय जीव हो जाओ चाहे बहुकोशिकीय जीव हो जाओ, ये सारे के सारे किससे, कोशिका से मिलकर ही बने होते हैं। निर्जीव जो होता है, कोई भी निर्जीव वो कोशिका से मिलकर नहीं बना होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोशिका क्या होती है, किसी भी सजीव का निर्धारक या परिभाषित लक्षण होता है, क्योंकि इसका कोई अपवाद नहीं होता। अगर कोई सजीव है तो उसके में सजीव होने के लिए उसमें कोशिका संगठन तो कंपलसरी होगा ही होगा। यानी उसमें कोशिका से एक कोशिका तो कंपलसरी है ही है। अब वो जरूरी नहीं है कि वो कोशिकाएं आपस में मिलकर उत्तक मिलकर अंग इनका निर्माण करे ना करे, लेकिन सजीव को जीवित रहने के लिए कम से कम एक कोशिका तो आवश्यक होती है। इसलिए जो कोशिकीय संगठन है वो जीवों का क्या है, परिभाषित लक्षण, या क्या बोल सकते हो, निर्धारक लक्षण होता है। क्यों, क्योंकि इसका कोई अपवाद नहीं होता, ये होता है। ठीक है, कोशिकीय संगठन आया समझ में कि सभी सजीव होंगे उनका शरीर कोशिका से मिलकर ही बना होता है। कोशिका होती है उस सजीव की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। चाहे जीव एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, वो सारे का सारा मतलब सजीव रहने के लिए, जीवित रहने के लिए कम से कम उनमें कोशिकीय संगठन तो होता ही है। इसलिए जीवों का ये परिभाषित या निर्धारक लक्षण होता है। तो इसको नोट करो। फिर इसके बाद में जो इसका नेक्स्ट लक्षण है चेतना, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बाद में हम कोशिकीय संगठन के बाद में जीवों का जो नेक्स्ट लक्षण है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जीवों का नेक्स्ट लक्षण है चेतना। चेतना के बारे में हम पढ़ते हैं कि चेतना होती क्या है, कोई सजीव कैसे चेतना प्रदर्शित करेगा। तो लास्ट इसका लक्षण है सजीवों का चेतना। सबसे पहले बात करें चेतना की परिभाषा की, चेतना होती क्या है, कि हमारे आसपास के वातावरण में और पर्यावरणीय कारक जो भी होते हैं, पर्यावरण से हम कोई उत्तेजनाएं क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। ग्रहण करके उनके प्रति क्या करेंगे, अनुक्रिया करेंगे। अनुक्रिया कैसे, उनके अनुसार हम ढलने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है वातावरण में, वही क्या है, चेतना है। चेतना क्या हुआ कि आसपास के वातावरण से और पर्यावरण से हम क्या करेंगे, कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं या अनुक्रियाएं ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने के बाद में उनके प्रति जो अनुक्रिया करेंगे वही क्या होती है, चेतना होती है। तो आस पास के
वातावरण व पर्यावरण से उत्तेजनाएं ग्रहण करके उनके प्रति क्रिया करना ही क्या है, चेतना कहलाता है। चेतना कहलाता है। चेतना कहलाएगा कि हम वातावरण से, बाह्य वातावरण में जो भी हम उत्तेजनाएं ग्रहण करेंगे, सर्दी गर्मी बारिश जो भी है हम ग्रहण करेंगे और उनके प्रति क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, उनके प्रति ढलने की कोशिश करेंगे, या क्रिया की जगह हम लिख सकते हैं कि अनुकूलित होने की कोशिश करेंगे। वही क्या होती है, कोई भी जीव हो, सजीव हो, वो सारा का सारा वातावरण से क्रिया उत्तेजनाएं ग्रहण करेगा और उनके प्रति ढलने की कोशिश करेगा। उत्तेजनाओं में जो जीव होगा वो क्या करेगा कि भौतिक तरीके से भी ग्रहण करेगा उत्तेजनाएं, रासायनिक तरीके से और जैविक तरीके से भी ग्रहण करेगा। भौतिक तरीके से भी कर सकता है, भौतिक, रासायनिक और जैविक तरीके से भी क्या कर सकता है, उत्तेजनाएं ग्रहण कर सकता है। रूप से उत्तेजनाएं ग्रहण कर सकता है। जैसे बात करें भौतिक, भौतिक क्या हो गया, मान लो कोई पिन चुभ गई, कोई सुई चुभ गई या कांटा चुभ गया, तो वो क्या हो गया, कोई भी जीव के अपने, तो वो क्या हो गया भौतिक। रासायनिक, कोई स्मेल आ रही है किसी रसायन की, तो वो क्या होगी, रासायनिक। जैविक, कोई जीव है वो क्या करेगा, अगर आपको डंक मार देता है किसी सजीव को, या ह्यूमन को ही मान लो, या मेरे को कोई जीव काटता है, तो अपने उसके प्रति क्या होगी, उत्तेजनाएं मैं ग्रहण करके उनके प्रति क्या करूंगा, जल्दी से जल्द क्या करूंगा, क्रिया करूंगा। यानी कि जो सजीव होगा वो उत्तेजनाएं क्या करता है, प्रदर्शित करता है। पादप भी जो है वो उत्तेजनाएं प्रदर्शित करते हैं, किसके प्रति, पादप भी। पादप ताप, प्रकाश और जल, इनके प्रति क्या करते हैं, उत्तेजनाएं प्रदर्शित करते हैं, के प्रति। कैसे, जैसे ताप होगा, ताप लाइट मानो, जब हम किसी विंडो में, घर के अंदर किसी खिड़की में पेड़ लगाते हैं, तो जिस दिशा में प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश, वो पेड़ उसी दिशा में घूम जाता है। जैसे ये से सीधा खड़ा हमने लगाया और प्रकाश, जैसे यहाँ पर हमने क्या लगाया, एक प्लांट लगाया, क्या किया हमने, प्लांट लगाया, सूर्य इस साइड से अपना प्रकाश दे रहा है विंडो से, तो ये पेड़ किस तरफ होगा, इस तरफ नहीं जाकर, सीधा नहीं जाकर किस तरफ आएगा, इस तरफ वृद्धि करेगा। तो हुई कि नहीं इसके प्रति अनुक्रिया। दूसरी तरफ जल है, जल वाले जो एरिया है, जैसे डेजर्ट होता है, रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान वाले इलाके में क्या होता है, पानी नहीं होता, तो वहाँ पर वनस्पति कम होती है। दूसरी ओर अगर नदी वाले जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पानी अधिक होता है, वहाँ पर पेड़ अधिक होते हैं, या वहाँ पर पेड़ अधिक ग्रो करेंगे। ठीक है, उसी के साथ देखो आगे कि चेतनाएं मानव में विकसित क्या पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है और परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसलिए मानव में स्वचेतना का गुण पाया जाता है। मानव में विकसित तंत्रिका तंत्र वह परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसलिए मानव में स्वचेतना, अपने आप ही चेतना का गुण पाया जाता है। ठीक है, स्वचेतना का गुण पाया जाता है।
तो स्वचेतना का गुण सिर्फ किस में पाया जाता है? मानव में ही पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसमें विकसित तंत्रिका तंत्र होता है और परिसंचरण विकसित पाया जाने के कारण यहाँ पर मानव में क्या होता है? स्वचेतना का गुण पाया जाता है। स्वचेतना के कारण जब वातावरण से ये क्या करेगा? जल्दी ही उत्तेजनाओं को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। ग्रहण करने के बाद में ये जल्दी उनके प्रति अनुकूलित होने का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। जैसे गर्मी स्टार्ट हो रही है तो गर्मियों के अकॉर्डिंग ढलने की कोशिश करेगा, सर्दियाँ आ रही है तो सर्दियों के अकॉर्डिंग जल्दी ढलने की कोशिश करेगा, बारिश हो रही है तो बारिश के अकॉर्डिंग अनुसार क्या करेगा? ढलने की कोशिश करता है। यानी मानव में क्या पाई जाती है? स्वचेतना का गुण पाया जाता है। लेकिन किसमें नहीं पाया जाता स्वचेतना का? जो कोमा में व्यक्ति होता है उसमें स्वचेतना का गुण भी नहीं पाया जाता। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ बताई नहीं, नीचे बता देता हूँ कि जो पादप होते हैं जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं वो सारे के सारे ही क्या करेंगे? चेतना का गुण प्रदर्शित करेंगे। दूसरी ओर मैंने बताया कि लाइकेन जो होते हैं, ये बात ध्यान रखो कि चेतना का गुण जैसे प्लांट्स में, और देखो कि लाइकेन जो होते हैं वो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। जहाँ पर प्रदूषण होता है कि प्लांट क्या होते हैं? प्रदूषण के भी सूचक करते हैं। प्रदूषण के प्रति भी चेतना प्रदर्शित करते हैं। प्रदूषण के प्रति कैसे? कि जैसे लाइकेन होता है, लाइकेन जहाँ पर वायु प्रदूषण अधिक है वहाँ पर लाइकेन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखें। तो चेतना के बारे में आपने पढ़ा कि चेतना क्या होती है? आसपास के वातावरण में और पर्यावरण से क्या करेंगे? उत्तेजनाएं कोई सजीव ग्रहण करेगा, ग्रहण करने के बाद में उनके प्रति क्या करेगा? क्रिया प्रदर्शित करेगा। चेतनाएं क्या हो सकती हैं? भौतिक हो सकती है, रासायनिक, जैविक, ये हो सकती है। पादप भी क्या करते हैं? ताप, प्रकाश, जल, प्रदूषण, इनके प्रति क्या करते हैं? चेतना प्रदर्शित करते हैं। मानव में विकसित तंत्रिका तंत्र होता है और परिसंचरण तंत्र होने की वजह से ये क्या करते हैं? स्वचेतना प्रदर्शित करते हैं। लेकिन कौन नहीं प्रदर्शित करता? कोमा में गया हुआ व्यक्ति चेतना प्रदर्शित नहीं करता है। इसके बाद में जो अपने जो सजीवों के लक्षण हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा जैसे अनुकूल है, अनुकूलन, इसके अलावा बात करें हम किसकी? अनुकूलन की। अनुकूलन भी हम जीवों का लक्षण बता सकते हैं कि अनुकूलन, कोई जीव अपने आप को वातावरण के प्रति अगर अनुकूलित कर लेता है तो वो क्या होता है? अनुकूलन होता है। अनुकूलन क्या होगा? कोई भी जीव होगा वो अपने आप को वातावरण के प्रति अनुकूलित कर लेगा। वैसे जीव की बात करें तो जीव क्या होता है कि अब हम बता सकते हैं कि जीव, अनुकूलन को हटा देते हैं, कि जीव क्या करेगा? स्वप्रतिकृतियन, यानी कि जीव होगा वो अपने आप को खुद को भी डेवलप कर लेता है। स्वप्रतिकृति मतलब खुद की कॉपी बना लेता है। स्वप्रतिकृतियन का और विकासशील होता है तथा नियमनकारी उत्तेजना तथा नियमनकारी जो जीव होगा वो स्वप्रतिकृति करेगा और विकासशील होगा और नियमनकारी जो पारस्परिक क्रियाशील तंत्र के रूप में काम करता है। नियमनकारी पारस्परिक क्रिया तंत्र के रूप में काम करेगा। क्रिया तंत्र है जो क्या करेगा? बाह्य उत्तेजनाओं के प्रति अनुक्रिया करता है। जो बाह्य उत्तेजनाओं के प्रति क्रिया करता है। ये बात भी ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि जीव क्या करेगा? स्वप्रतिकृति करेगा, प्रतिकृति या प्रतिकृति करेगा, विकासशील होता है, नियमनकारी क्या होता है? पारस्परिक क्रिया तंत्र होता है, यानी क्रिया करेगा जो बाह्य उत्तेजनाओं के प्रति क्रिया करता है। तो इस प्रकार हमने लिविंग जो वर्ड था उसमें सजीव की परिभाषा और सजीवों के जो लक्षण थे वो कंप्लीट पढ़ लिए हैं। कौन कौन से लक्षण थे? वृद्धि, जनन, उपापचय, कोशिकीय संगठन और लास्ट अपना चेतना, इन सब के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
थैंक यू।